हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लैंग ग्राफ अंडरस्टैंड करेंगे। लैंग ग्राफ क्या होता है ये देखेंगे हम, एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि लैंग ग्राफ एंड लैंग चेन में क्या डिफरेंस है, हमें लैंग चेन कब यूज़ करना चाहिए एंड लैंग ग्राफ कब यूज़ करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे लैंग चेन का कि लैंग चेन कैसे काम करती है। तो लैंग चेन क्या होता है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम LLM ऐप्स बना सकते हैं। एंड लैंग चेन में क्या होता है ना, हम सीक्वेंस में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हैं। लेट्स से हमने कोई डॉक्यूमेंट लोड किया, फिर उस डॉक्यूमेंट को स्मॉल टेक्स्ट में, मतलब एक टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ करते हैं, फिर उससे हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर हम रेलेवेंट्स पार्ट में सर्च करते हैं, उसके ऊपर LLM चलाते हैं और हमें आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से सीक्वेंस में काम होता है उसमें। तो ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है, इस तरह की एप्लीकेशंस अगर आपको बनानी है तो वो लैंग चेन में अच्छी बनेगी। फॉर एग्जांपल, आपको टेक्स्ट समराइजेशन की ऐप बनानी है। उसमें क्या है, हमें पता है हर बार यूज़र एक लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट देगा और स्मॉल सा टेक्स्ट उसकी आउटपुट बनेगी। तो वो हमेशा सेम टाइप का ही प्रोसेस फॉलो होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए लैंग चेन अच्छी है। या फिर आप बात कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग ऐप है आपकी, तो उसमें भी क्या होगा, यूज़र क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल और आप उसको आंसर करोगे। तो इस तरह की ऐप्स के लिए तो लैंग चेन ठीक है। बट अब हम बात करते हैं लैंग ग्राफ की। अब अगर लैंग चेन से एप्लीकेशंस बन रही हैं तो लैंग ग्राफ की क्या ज़रूरत है? तो लैंग ग्राफ भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम LLM ऐप्स बना सकते हैं। सेम जैसे मैंने लैंग चेन का बताया, लैंग चेन भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ऐप्स बनती है। उसी तरह से लैंग ग्राफ भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू LLM ऐप्स बनती हैं। अब देखते हैं लैंग ग्राफ कैसे काम करता है। तो लैंग ग्राफ में ना आपको इस तरह का ग्राफ जो है वो मिलता है आपके वर्क फ्लो का। इसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज करो यूज़र ने ये इनपुट दी, सपोज ये एक चैटबॉट है। ये चैटबॉट आपने बनाया है लैंग ग्राफ को यूज़ करके। ओके, तो सबसे पहले यूज़र ने कोई इनपुट दी इस चैटबॉट को। वो इनपुट कहाँ जा रही है? डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डेटाबेस टूल है। जो डेटाबेस टूल क्या कर रहा है, डेटाबेस में से डेटा फाइंड आउट करके देगा। तो अगर तो जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है वो डेटाबेस टूल उसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाया, तो डेटाबेस टूल क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स जनरेटर को दे देगा और यूज़र को फाइनली आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। बट अगर डेटाबेस के पास उसका आंसर नहीं हुआ तो डेटाबेस टूल उसको कहाँ दे रहे हैं? वेब सर्च टूल के पास। वेब सर्च टूल फिर यूज़र के क्वेश्चन को रन करेगा और उसका आंसर फाइंड आउट करेगा। अगर वेब सर्च टूल को उसका आंसर मिल गया तो वो आंसर रिस्पॉन्स जनरेटर को दे देगा एंड रिस्पॉन्स जनरेटर उसको यूज़र को आउटपुट दिखा देगा। बट अगर वेब सर्च पे भी उसका आंसर नहीं मिला जो क्वेश्चन यूज़र ने पूछा है, तो वेब सर्च क्या कर रहे हैं, उसको आगे ह्यूमन एजेंट को पास ऑन कर रहा है। फिर ह्यूमन एजेंट उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढेगा और फिर वो रिस्पॉन्स जनरेटर को अपनी आउटपुट दे देगा एंड रिस्पॉन्स जनरेटर यूज़र को फाइनल जो भी आउटपुट होगी वो दिखा देगा। ये क्या है? ये एक तरह का ग्राफ है ना। हमें पूरा फ्लो पता चल रहा है कि हमारा जो चैटबॉट है वो किस तरह का काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अब लैंग ग्राफ में ना 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं लैंग ग्राफ के: नोड, एज एंड स्टेट। हम ये तीनों चीज़ें अभी अंडरस्टैंड करते हैं। नोड क्या होता है, एज क्या होता है एंड स्टेट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं नोड से। अब जो भी टास्क यहाँ पे हो रहा है ना वो सब नोड होता है। जैसे यूज़र इनपुट क्या है, एक नोड है, इसको नोड 1 बोल देते हैं। डेटाबेस क्वेरी, यहाँ पे भी कोई टास्क हो रहा है ना, हम यहाँ पे कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, नोड है। एंड देन वेब सर्च, यहाँ पे भी हम वेब सर्च टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक नोड है। फिर ह्यूमन एजेंट, यहाँ पे भी हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, नोड हुआ। उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेटर, इसका क्या काम है, जो भी नोड इसको डेटा देगी उसको इसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में यूज़र को दिखाना है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई टास्क हो रहा है, तो ये भी क्या है, नोड है। तो लैंग ग्राफ में हर टूल, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो,
वो एक नोड होगा। जहाँ पे भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई टूल यूज़ कर रहे हो, उन सब को आप नोड बोलते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हर चीज़ एक नोड है, ठीक है। अब एज क्या होता है? एज का मतलब कनेक्शंस। जैसे ये नोड का इधर इसके साथ कनेक्ट हो रही है ना, ये वाली नोड डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ फ्लो हो रही है, इस वाली नोड पे हो रही है। तो ये और ये नोड का जो कनेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एज। ओके, सेम उसी तरह से डेटाबेस क्वेरी एंड वेब सर्च टूल है ये क्या है, एक एज। उसी तरह से सेम डेटाबेस टूल का ये रिस्पॉन्स जनरेटर कनेक्टेड है ना। अगर डेटाबेस ने आंसर ढूंढ दिया, अगर डेटाबेस के पास आंसर है तो वो कहाँ पे भेज रहा है वो सारा आउटपुट, रिस्पॉन्स जनरेटर के पास। तो डेटाबेस इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है, एज है। वेब सर्च ह्यूमन एजेंट के साथ कनेक्टेड है, ये भी एज है, ठीक है। उसी तरह से वेब सर्च रिस्पॉन्स जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी एज है। इसी तरह से ये जो कनेक्शन होता है, ये जो लॉजिक है इंफॉर्मेशन फ्लो का, वो पिछली वाली नोड अगली वाली नोड को कुछ डेटा ट्रांसफर कर रही है, आगे डेटा दे रही है, वो उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है ना, वो उसको बोलते हैं हम एज। तो आपको अब समझ आ गया नोड क्या होते हैं, एज क्या होते हैं। नोड होते हैं टास्क या एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, एज होता है कनेक्शन बिटवीन दोज नोड्स, कनेक्शन बिटवीन द नोड्स, ये नोड ये वाली नोड, सारी जो नोड्स हैं इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं वो होते हैं एज। अब रह गया स्टेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्टेट इज। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो ये मैं वही वाला ग्राफ ले रही हूँ। तो सपोज करो जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा ना, वो ये क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन गया यूजर के पास। अब यूजर का क्वेश्चन आगे जाएगा ना डेटाबेस क्वेरी के पास, तो ये जो है यहाँ पे ये होगी स्टेट 1। स्टेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना, ठीक है। हर नोड के बाद जो इंफॉर्मेशन है ना वो स्टोर होती रहेगी, पुरानी इंफॉर्मेशन भी रहेगी, नई इंफॉर्मेशन भी ऐड होती रहेगी। तो अभी तो हमारा फर्स्ट ही नोड है, फर्स्ट नोड के बाद कितनी इंफॉर्मेशन है अभी हमारे पास, अभी तो यूजर का क्वेश्चन ही है ना हमारे पास सिर्फ। तो स्टेट 1 जो नोड 1 के बाद जब वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होके नेक्स्ट नोड पे जा रही है, तो यहाँ पर जो स्टेट 1 है वहाँ पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये जो यूज़र का क्वेश्चन था वही इंफॉर्मेशन है, फाइंड प्रोडक्ट इन्फो ऑनलाइन। ये है हमारी स्टेट आफ्टर फर्स्ट नोड, ठीक है। अब वो क्वेरी क्वेश्चन जब यहाँ पे चला गया डेटाबेस के पास, यहाँ पर डेटाबेस ने उसके ऊपर कुछ काम किया एंड डेटाबेस ने डिसाइड किया कि मुझे वेब सर्च को आगे ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर जो स्टेट 2 है वो क्या होगी, स्टेट 2 क्या होगी, फर्स्ट वाली स्टेट में जो डेटा है वो प्लस जो इस वाली नोड की आउटपुट है वो। तो फर्स्ट वाली की क्या इंफॉर्मेशन थी, ये वाली ना, ये इसके साथ साथ मान लो इस वाले की जो आउटपुट थी ना वो ये थी कि didn't find any output, didn't found product, let's say this is the output of the second node। तो अब क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों चीज़ें हैं हमारी स्टेट 2 में। ओके, सेम फिर वेब सर्च अप्लाई हुआ उसमें। जब वेब सर्च अप्लाई हुआ तो सपोज करो वेब सर्च को उसका आंसर मिल गया, तो अब अगर उसको आंसर मिल गया तो वो क्या रूट फॉलो करेगी, ये वाला रूट फॉलो करेगी। वेब सर्च नोड अब कहाँ जा रही है, रिस्पॉन्स जनरेटर नोड को डेटा दे रही है वेब सर्च नोड। तो यहाँ पर जो स्टेट होगी उसमें क्या होगा, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट का डेटा तो होगा ही होगा, एडिशनली उसके पास ये वाली नोड के बाद जो इसकी आउटपुट निकली वो भी आ जाएगी। तो ये वाली स्टेट में क्या क्या आउटपुट होगी, फर्स्ट वाली नोड की आउटपुट, सेकंड वाले की एंड ये थर्ड वाले की आउटपुट। अब वो जाएगी रिस्पॉन्स जनरेटर के पास। तो अब इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, इसका क्या बेनिफिट लग रहा है आपको। देखो स्टेट का क्या मतलब है, सारा जो जितनी भी नोड्स के जो भी हमारा वर्क फ्लो है, जितने भी नोड्स को पास ऑन करके इंफॉर्मेशन आगे आगे आ रही है,
वो सारा डेटा ना हम एक मेमोरी में स्टोर करके रख रहे हैं। और उस डेटा को स्टोर करने का फ़ायदा क्या है? वाई दिस स्टेट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टेट क्या है? इंफॉर्मेशन पास हो रही है। जो स्टेट क्या है? इंफॉर्मेशन जो कि हमारे वर्क फ्लो के अकॉर्डिंगली पास हो रही है। अब इसका बेनिफिट क्या है? वाई दिस स्टेट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका एक तो फ़ायदा क्या है कि हमारे चैटबॉट को कॉन्टेक्स्ट पता लगता रहेगा कि हमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब सपोज़ करो कोई यूज़र है, वो चैटबॉट के साथ बात कर रहा है, तो ना यूज़र ने जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी उस टाइम पे यूज़र ने चैटबॉट को एक क्वेश्चन, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करी, और वो प्रोडक्ट है रेड बैग। ठीक है, अब उसने यूज़र ने शुरू में एक बार रेड बैग की बात करी, उसके बाद ना उसने 7-8 मैसेजेस, यूज़र ने कुछ और पूछे, चैटबॉट ने उसका रिप्लाई किया। उसके बाद यूज़र लिखता है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जब उसने ये दिस प्रोडक्ट देखा चैटबॉट ने, अब चैटबॉट को पता चलना चाहिए ये जो दिस प्रोडक्ट लिखा है ये वो वाला रेड बैग है जो स्टार्टिंग में, हमारी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में यूज़र ने बोला था। तो ये कैसे पता चलेगा हमारे सिस्टम को? हमारा सिस्टम ये कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये जो दिस सिस्टम है ये वही वाला रेड बैग है जो यूज़र ने स्टार्टिंग में बात करी थी? ये तभी पता चल पाएगा ना अगर आपके चैटबॉट में वो सारी पुरानी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो रखी हैं। तो इसीलिए इसी टास्क के लिए हमने स्टेट बनाई है। स्टेट का मतलब क्या है? पुरानी सारी कॉन्वर्सेशंस को सेव करके रखना, पुरानी मैसेजेस को, पुरानी इंफॉर्मेशन को सेव करना। ये इंफॉर्मेशन एक कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करेगी और हमारे चैटबॉट को और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी। ठीक है, अब और क्या बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का? अब सपोज़ करो कोई यूज़र ना आज चैटबॉट से कुछ बात कर रहा था, कोई कंप्लेंट थी उसको, कोई उसके पास ऐसा प्रोडक्ट है, वो उसको ऊपर ना कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहा था, ट्रबल शूट कर रहा था। लेट्स से विंडोज़ काम नहीं करी, तो विंडोज़ की काम नहीं करी तो उसके कुछ, आज वो किसी चैटबॉट से बात कर रहा था, वो चैटबॉट उसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था कि कैसे ट्रबल शूट होना चाहिए। बट लेट्स से बीच में उसको कोई काम आ गया और वो यूज़र चला गया। फिर नेक्स्ट डे यूज़र दोबारा से उसी चैट को कंटिन्यू करना चाहता है, तो नेक्स्ट डे यूज़र उस चैट को कंटिन्यू कर पाए, उसका बेनिफिट होगा ना। उसको दोबारा से वो सारा नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा काम जो उसने पहले ही स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, उसको वो सब चीज़ें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ से उसने चैट छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। और वो ये कैसे हो सकता है? अगर चैटबॉट की मेमोरी में पुरानी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, वो तभी कर पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट स्टेट इज़। स्टेट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस, जो भी प्रीवियस उसके मैसेजेस हैं, प्रीवियस चैट है, वो सारा स्टोर करके रखती है। सो इस तरह से आप चैटबॉट को और स्मार्ट बना सकते हो। या फिर आप ऐसा बात कर लो कि कोई यूज़र बात कर रहा है, यूज़र ने चैटबॉट को स्टार्टिंग में अपना नेम बताया, जैसे आरोही बताया मैंने, तो जब मेरी बात हो रही है चैटबॉट से तो बीच में कोई ऐसी बात हुई जिस पे उसने लिख दिया आरोही दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, तो उसने मेरा नाम मेरी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग से उसके मेमोरी में था चैटबॉट की, एंड देन इट यूज्ड इट। तो उससे क्या होगा? आपकी कॉन्वर्सेशन मोर पर्सनलाइज्ड हो जाएंगी, है ना? तो यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये बेनिफिट है स्टेट का। दिस इज़ व्हाट स्टेट डज इन LangGraph। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, नोड, एज एंड स्टेट। नोड क्या है? जो काम हमने करना है, और जितने भी टूल्स हम डिफाइन करेंगे LangGraph में वो सारे कैसे होंगे? नोड होगी। एडजेस क्या होते हैं? कनेक्शंस बिटवीन द नोड्स। एंड द स्टेट क्या होती है? हर नोड के बाद जब वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट नोड पे जाती है तो स्टेट अपडेट होती रहती है, वहाँ के मैसेजेस स्टोर होते रहते हैं स्टेट में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो LangChain होता है ये डिज़ाइन होता है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज के लिए। वर्कफ्लो तो पता चल गया ना आपको? ये वर्कफ्लो है कि कोई भी हमें, हमारा चैटबॉट का ये वर्कफ्लो होना चाहिए। अब यूज़र की इनपुट आए, डेटाबेस पे क्वेरी चले, डेटाबेस पे आंसर नहीं है तो वेब सर्च पे जाए, वेब सर्च पे आंसर मिल गया तो रिस्पॉन्स हो जाए, अगर वेब सर्च पे आंसर नहीं है तो ह्यूमन एजेंट यूज़ हो जाए। तो ये वर्कफ्लो है। तो LangGraph में हम कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अब कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो कैसे हो सकते हैं? तो एक हो गया ब्रांचिंग लॉजिक, या फॉल बैक मैकेनिज्म हो गया, या मल्टी स्टेप डिसीजंस हो गए। तो ये जो 3 तरह के मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस बताए हैं ना, LangGraph में मेनली हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन तीनों को 1 by 1 अंडरस्टैंड करते हैं।
तो पहले हम देखते हैं ब्रांचिंग लॉजिक क्या होता है। तो ब्रांचिंग लॉजिक में क्या होता है ना, हमारा जो वर्क फ्लो होता है हम उसको आगे डिफरेंट पाथ्स पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगर चैटबॉट कोई आंसर फाइंड कर रहा है, अब चैटबॉट को आंसर डेटाबेस में नहीं मिला तो वो क्या करेगा, या तो वेब सर्च कर ले या फिर वो आगे क्या कर दे, ह्यूमन एजेंट को वो फॉरवर्ड कर दे। तो हमने ब्रांच आउट कर दिया ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अगर डेटाबेस के पास आंसर नहीं है तो वेब सर्च कर दे, अगर डेटाबेस के पास आंसर नहीं है या तो वो वेब सर्च कर दे या फिर वो डेटा सेट यहाँ से अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, या तो डेटाबेस वेब सर्च को यूज़ करेगा या फिर ह्यूमन एजेंट को यूज़ करेगा आंसर के लिए। ये होता है ब्रांचिंग आउट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लैंग्राफ में चैटबॉट बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड है फॉल बैक मैकेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फॉल बैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये ना एक बैकअप प्लान होता है। सपोज करो आपका चैटबॉट काम कर रहा है और कुछ गलत हो गया, उसने वैसी आउटपुट नहीं दी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, डिज़ायर्ड रिजल्ट है, वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप ये फॉल बैक मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली फेल नहीं हो जाएगी। कई बार होता है ना, हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो कम्प्लीटली फेल हो जाती है, बट कई बार क्या होता है आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिलता रहता है। अगर आपको ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं है तो वो उसका कोई ना कोई और सोल्यूशन आ जाता है ना, कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसेस आ जाता है। तो वो चीज़ होती है फॉल बैक प्रोसेस। मतलब अगर आपका चैटबॉट या एप्लीकेशन या सिस्टम जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है काम करने के लिए, वैसा काम अगर नहीं होता, ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो वैसे आउटपुट परफॉर्म नहीं कर पाता, तो कोई एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस होगा, वो उस ऑल्टरनेटिव प्रोसेस को फॉलो कर लेगा। तो सपोज करो चैटबॉट है, चैटबॉट यूज़र के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं एंड हमने अपने चैटबॉट में फॉल बैक मैकेनिज्म लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब सपोज़ यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, यूज़र ने जब क्वेश्चन पूछा तो सपोज़ करो एलएलएम को वो क्वेश्चन समझ नहीं आया और एलएलएम उसका आंसर नहीं दे पाया, तो एलएलएम ने क्या किया, उसको डेटाबेस के पास भेज दिया। हमारे पास एक डेटाबेस था जिसमें हमने पहले से बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, प्री प्रोग्राम्ड आंसर्स। तो फॉल बैक ऑपरेशन में उसने क्या किया, एलएलएम ने ना, ज़्यादा बेटर क्या है, आपकी एप्लीकेशन कोई आउटपुट ना दे या आपकी एप्लीकेशन एटलीस्ट कुछ तरह की रिलेटेबल आउटपुट तो दे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर एलएलएम के पास वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो यूज़र ने पूछा है, तो एलएलएम ने यूज़र को वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्री प्रोग्राम्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। और या फिर अगर वो भी फेल हो गया, लेट्स से वो क्वेश्चंस वाला पार्ट भी काम नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, चैटबॉट क्या कर रहे हैं, यूज़र की रिक्वेस्ट को ह्यूमन एजेंट के पास दे देता है। तो ये क्या हो रहा है, फॉल बैक ऑपरेशन। तो यहाँ पे फॉल बैक मैकेनिज्म का सिंपल इतना मतलब है कि जो आपकी एप्लीकेशन का काम है अगर वो नहीं कर पाती है, ड्यू टू एनी रीज़न कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान भी हो, अगर ये काम ना हो तो ये काम हो जाए, उस तरह से। तो ये फॉल बैक ऑपरेशंस होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि सपोज करो यूज़र ने बोला हाउ डू आई कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन, एंड जो हमारा चैटबॉट है उसके पास इसका कोई आंसर नहीं है, नो रिजल्ट है। तो फिर चैटबॉट क्या करेगा, FAQ डेटाबेस चेक कर सकता है। अगर उसको FAQ डेटाबेस से भी कोई आंसर नहीं मिलता तो फिर वो वाली जो क्वेरी है वो ह्यूमन एजेंट को पास ऑन कर सकता है। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें हमारी एप्लीकेशन ऐसे डम नहीं लगी, एप्लीकेशन ने कुछ ना कुछ काम करा, ऑल्टरनेटिव प्रोसेस यूज़ कर लिया अगर उसके पास आंसर नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट फॉल बैक ऑपरेशन इज़। एंड गाइज ये जो फॉल बैक मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हमारे रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस की बात करें, तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है ना। तो सिस्टम परफेक्ट नहीं होते बट हम उनको बेटर बना सकते हैं ना। जैसे कि अगर आप फॉल बैक मैकेनिज्म यूज़ करोगे, उससे क्या होगा, उससे आपके यूज़र्स को आपके जो सिस्टम है वो थोड़े रिलायबल हो जाएंगे, आपके सिस्टम्स को यूज़ करके थोड़ा यूज़र्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे वो ऑटोमेशन वाला जो प्रोसेस था वो फेल हो गया, बट अगर आप उनको कुछ ना कुछ आगे बात कर रहे हो, सेंसिबल डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो यूज़र का कहीं ना कहीं यूज़र सेटिस्फाइड रहता है उससे, है ना। तो इसलिए फॉल बैक ऑपरेशंस आर इम्पॉर्टेंट। अब थर्ड वन है मल्टी स्टेप डिसीजंस। अब ये मल्टी स्टेप डिसीजन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो और उनको छोटे छोटे स्टेप्स में ही परफॉर्म करो।
तो फॉर एग्जांपल आप ना फ्रॉड डिटेक्शन का कोई सिस्टम बनाया, ठीक है। अब फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में मान लो आपने एक छोटा फर्स्ट स्टेप क्या रखा कि यूज़र ने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसको वैलिडेट करना है, ठीक है। ये हो गया एक फर्स्ट स्टेप। फिर आपने सेकंड स्टेप इस एप्लीकेशन का क्या रखा कि क्रॉस चेक करो जो यूज़र ने डेटा प्रोवाइड किया है कहीं वो फ्रॉड डेटाबेस में तो नहीं है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अगर वो डेटा हमारे फ्रॉडलेंट डेटाबेस में है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो आगे ह्यूमन इन्वेस्टिगेटर को वेरिफिकेशन के लिए। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में यूज़र को नोटिफिकेशन भेज दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये फ्रॉड डिटेक्शन का काम हमने 4 स्टेप्स में करा। दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेप डिसीजंस। एंड मल्टी स्टेप डिसीजंस कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? सपोज करो आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप उस पूरी बिग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके काम करोगे तो वो बेटर हो जाएगा, ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे आपके। अगर आप स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स लोगे तो आप ज़्यादा बेटर एप्लीकेशन बना पाओगे विदाउट एरर्स, राइट। तो गाइज इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए LangGraph बहुत यूज़फुल है, क्योंकि LangGraph को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो अब हमने पूरा जो ये डिस्कस किया है इससे हमें क्या पता चलता है? LangChain एंड LangGraph दोनों ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं, दोनों के थ्रू LLM ऐप्स बनती हैं, बट LangChain में हमें वो एप्लीकेशंस बनानी चाहिए जो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है। LangGraph के थ्रू हम जो वैसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज होते हैं। एंड LangGraph के थ्रू हमें ऐसा विजुअली फॉर्म में आप अपने वर्कफ्लोज देख सकते हो। उससे क्या पता चलता है, अगर हमारे पास कोई डायग्राम होता है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना। पिक्चर्स के फॉर्म में कोई चीज़ होगी तो वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो अगर आपके सामने एक पिक्चर के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये मेरे चैटबॉट का वर्क फ्लो है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप इजीली उसको फिगर आउट कर पाओगे, राइट। सो गाइज दिस इज़ व्हाट LangGraph इज़। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।